कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल के क्वेश्चन कुछ देखे थे, आज भी देखेंगे। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल्स आपके हों या थ्योरी पोर्शन हो। एग्जाम्पल में दिया है या फिर एक्सरसाइज में दिया है, सारे क्वेश्चन कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको मैं समझा रहा हूँ, उनको समझिए और आप कॉपी में सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। Next numerical from example number 4.13. See here, there is a circuit, shunt circuit means आपने जो शंट के साथ जो पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन दिया है मैंने कि यह मीटर लगा है, उसके साथ ये एक तरीके से ये रेजिस्टेंस अलग से लगाया गया है ना, जैसे शंट में यूज कर रहे थे हम लोग। और यहाँ से पावर वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट का है। तो कह रहे हैं कि इन सर्किट ऑफ द करंट इज टू बी मेजर्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट की वैल्यू बताना है। इफ एन अमीटर शोन, जैसा कि दिया गया है पिक्चर में, इज ए गैल्वेनोमीटर, मतलब अमीटर की जगह आप पहले मानिए गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आरजी लिखा है उन्होंने 60 ओम। दूसरे में क्या फाइंड करना है कि अमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन फर्स्ट पार्ट ए में, बट कन्वर्टेड टू अमीटर बाय द शंट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें शंट रेजिस्टेंस लगा करके इसको कन्वर्ट किया गया है सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में एन आइडियल अमीटर विद द जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि जीरो होता है, तब कितना करंट रहता है इस सर्किट के अंदर। तो देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले ए के लिए कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है। आरजी, मतलब जो आरजी लगा हुआ है, ये आपका एक तरीके से आरजी लगा हुआ है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये अमीटर का जो आरजी है दैट विल बी आरजी इक्वल टू 60 ओम, और इसके साथ में सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आरजी प्लस 3। उसने पहले वाले में क्या है, इज ए गैल्वेनोमीटर विथ द रेजिस्टेंस आरजी। आरजी के साथ रेजिस्टेंस क्या, एमीटर में कितना करंट होगा। तो पहले रेजिस्टेंस पता लगा लें। आई तो मालूम होता है हमको, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो पहले आर पता लगा लिया जाए। आर कितना है, इसका रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 60 प्लस 3, ये आ गया 63। और बी कितना दिया हुआ है 3, तो ये आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बी है 3, आर जी प्लस 3 63 दिया हुआ है, तो इतना करंट फर्स्ट में फ्लो होगा 0.048 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट में दूसरे में क्या कहा है उसने कि इज ए गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन बट कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय द शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस लगा करके उसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला बनाया था, आरजी आर एस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस अपॉन आरजी प्लस आर एस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आरजी लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट आरएस लिखा है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, आरजी इंटू आर एस अपॉन आरजी प्लस आर एस। तो आरजी 60 दिया हुआ है, आरएस आपका 0.02 है, तो 60 प्लस 0.02, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया, ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 0.02 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये आपने निकाया 0.02 प्लस 3 ओम, तो टोटल आ गया 3.02 ओम। तो करंट कितना बहेगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपका 3 है, आर अब आप क्या हो गया 3.02, तो दैट विल बी 0.99
एम्पियर। ओके, थर्ड कंडीशन में दिया है उसने कि जब जीरो हो, आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो हो, तो दैट विल बी 3/3, क्योंकि टोटल आपको रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है और वोल्टेज भी 3 है, तो 3/3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज जो दिया हुआ है उसमें। तो पहला एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4.1 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न, है ना, कॉइल है जिसको 100 टर्न लपेटा गया है। ईच ऑफ द रेडियस 8.0 सेंटीमीटर, सभी पूरा जो वायर है उसका रेडियस जो है 8.0 सेंटीमीटर है। कैरीज ए करेंट ऑफ 0.40 एम्पियर, इतना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 100, रेडियस ऑफ द ईच टर्न दिया हुआ है कितना 8.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.8 मीटर आ गया। करंट तो आपका 40 एम्पियर दिया ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज द गिवन बाय द रिलेशन, ये फार्मूला आपने किया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन एल अपॉन आर। ये जो वैल्यू है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये फिक्स है वैल्यू। कांस्टेंट टर्म में परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी वैल्यू है म्यू नॉट परमेबिलिटी की, ये ध्यान रखिएगा। तो यह सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कितना आ गया 4 पाई 10⁻⁻7 अपॉन ये 4 पाई है, उसके बाद ये 2 पाई इंटू n नंबर ऑफ टर्न और l अपॉन r। ओके, यह वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये टेस्ला है, T मींस टेस्ला, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field. The magnitude of the magnetic field is equal to 3.14 into 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करना है आपको। अब मेरे को समझ में आ रहा है कुछ आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन नंबर 4.6 में, तो देखते हैं इसको। ये दिया हुआ है ए 3.0 सेंटीमीटर वायर carrying the current of 10 ampere is placed inside a solenoid. सोलेनाइड के अंदर ये वायर रखा गया है जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसका ये वायर की लेंथ 3.0 सेंटीमीटर है। इनसाइड द सोलेनाइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये कंडीशन है इसकी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है ये, ध्यान दीजिएगा। The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है। अब उसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वायर के द्वारा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.3 मीटर, और करंट है आपका उसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला। एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, यही है परपेंडिकुलर दिया हुआ है सोलेनोइड में एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फार्मूला क्या है आप यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा।
याद रखिएगा, फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा किसी तरीके से। फार्मूला नहीं आएगा तो आप वैल्यू नहीं रख पाएंगे, नहीं उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो B इज इक्वल टू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.27, आई करंट 10 एम्पियर, L दिया है 0.03 मीटर, साइन 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि अब इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ गया 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्शन उसने पूछा नहीं है, लेकिन आप यहाँ बता सकते हैं कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक अलग टाइप का, इसको समझिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 4.11 में देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले समझिए इसको। कह रहा है इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, ये यूनिट है G किसकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की भी। तो 1 G इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻40 ये दिया जाएगा। इज मेंटेन्ड, इतना मेंटेन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किल, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना है कि पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द ऑर्बिट। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये E दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो ये जो वैल्यूज दी गई है मैग्नेटिक फील्ड 6.5 G, इसको हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये तो दिया जाएगा लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कि G से टेस्ला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया। B दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और ये फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन फील्ड के एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू EV sin थीटा। इलेक्ट्रॉन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V velocity of the charge, B magnitude of the magnetic field, and theta a angle between the magnetic field and the current. This force provide the centripetal force to the moving electron. ये फोर्स के कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है उस इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि सेंटर से उसको बांध के रखता है, सेंटर की तरफ आने देता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है सेंटर के अकॉर्डिंग लगता है। Hence, the electron start moving in a circular path of the radius r. The centripetal force exerted on the electron Fe is equal to mv square upon r होता है। और ये किस तरीके से लगता है, देखिए ये फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि Fe इस तरीके से लगता है सेंटर की तरफ, और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब Fe और F दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, तो Fe और F दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये आपका दिया है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग इन द ऑर्बिट। तब ये मूव कर रहा है तो एफ ई और एफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर और एफ इज इक्वल टू ई बी बी साइन थीटा। आपको रेडियस निकालना है, ये रेडियस फाइंड करना है कि सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है। तो ये आ जाएगा एम बी अपॉन ई बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज दी गई हैं, इस वैल्यूज को रफ पुट कर दीजिए। ये मास एम दिया हुआ है 9.1 टू 10⁻31 माइनस 31, ई भी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻6, ई की वैल्यू दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻4, बी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स 1। टोटल वैल्यू कितनी आई इसकी 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपका वैल्यू आई है रेडियस की। उसने पूछा था आपसे रेडियस कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर जिसका की जो कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34.13। मैं समझ रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। करना सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमसे पूछिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है जो कि 30 टर्न्स में है, वुंडेड है, and radius 8 centimeter, carrying current 6.0 ampere, is suspended vertically in the uniform horizontal magnetic field of the magnitude 1.0 Tesla. The field lines making angle 60 degree। जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द नॉर्मल टू द कॉइल। कॉइल के नॉर्मल के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे उसने पूछा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क कन्वर्ट टॉर्क। ये जो टॉर्क जो फिर से जनरेट हो रहा है जो कि 60 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के साथ जो 60 डिग्री बना रहा है, तो उसमें जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। मतलब उसको मूव कराने के लिए जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना, रोकने के लिए। ये जो रोकने के लिए कितना मैग्नीट्यूड लगाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर, जिसके द्वारा वो रोकेगा उस कॉइल को मूव करने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, जनरेटिंग टॉर्क कह सकते हैं आप, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। कॉइल को मूव करने के लिए रोके वो, उसके लिए कितना टॉर्क जनरेट होगा उसको रोकने के लिए वो बताएं पहली चीज। और दूसरे में क्या पूछा है उसने, वुड यू आंसर। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने आपसे एक जानकारी चाहिए कि आपको थ्योरी में नॉलेज है कि नहीं है। पूछ रहा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन फर्स्ट क्वेश्चन वेयर रिप्लेस्ड बाय द प्लेनर कॉइल। यहाँ पर कॉइल कैसा है, कॉइल कैसा है, आपका सर्कुलर कॉइल है। अगर रिप्लेस करें उसको प्लेनर कॉइल के फॉर्म में ऑफ द सम इरेगुलर शेप, उसका शेप भी
फिक्स ना हो। कॉइल में तो बिल्कुल सर्कुलर कॉइल हम मान के चल रहे हैं, लेकिन उसका शेप भी वो इरेगुलर हो, किसी भी शेप में हो, दैट इंक्लूड इन द सेम एरिया, जो उतना ही एरिया कवर करता हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपने बेस कितना है आपका थ्योरी का, वो आपको टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। मेन हमको निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क पता लगाना है जो जनरेट होगा उसको रोकने के लिए। तो देखते हैं वन बाय वन, पहले जो वैल्यूज दी जाती है उसको नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियस ऑफ द कॉइल 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.08 मीटर हो गया। एरिया निकाल लिया हमने कॉइल का, अगर कॉइल के फॉर्म में है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू रख दी, ये आ गया आपका 0.0201 मीटर स्क्वायर। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल I is equal to 6 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तब angle between the field lines and the normal with the coil surface is 60 degree. The coil experience a torque in the magnetic field, hence the counter torque, ये counter torque जो बोला था उसने, applied to prevent the coil from turning is given by the relation. टॉर्क कितना जनरेट होता है, टॉर्क का वैल्यू टी टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, ये वैल्यू, ये टॉर्क का फार्मूला है आपका। तो नंबर ऑफ टर्न 30, करंट 6 एम्पियर, बी मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, एरिया आपने डिफाइन किया है 0.0201 और साइन थीटा 60 डिग्री। तो साइन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कितना होता है साइन 60 की वैल्यू 1/√2 और उसको रख करके और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गया आपका 3.133 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि अगर शेप चेंज कर दें, इरेगुलर कर दें, तब क्या होगा, है ना, कॉइल के फॉर्म में ना हो, इरेगुलर हो, तब क्या होगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिया हुआ है कि इट कैन बी inferred from the relation tau is equal to NIBA sin theta that the magnitude of the applied torque is not depend on the shape of the coil. किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान दीजिए। उसने कहा इरेगुलर शेप दे दिया जाए तो क्या होगा, तो दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कॉइल, इट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कॉइल, hence the answer would not change if the circular coil is in the above case is replaced by the planar coil or some irregular shape that includes the same area. Clear? तो अब ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, एक तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने बताया और ये क्वेश्चन आप सारे करिएगा, सारे क्वेश्चन करके अपना एक नोट्स तैयार करिए बढ़िया। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम आप अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर के लिए पहले इस चैप्टर को आप इस हफ्ते पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इस बीच में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।